नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी आगे की वीडियोस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमने ये जो हिमांशी मैम की बुक है क्लास नोट्स की, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसकी जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दिया और उस सीरीज़ में हमने करीबन 5 से 6 क्लासेस हम पहले ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको आप देखिए, और अगर आप उनको देखेंगे तो आपको वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही कारगर साबित होंगी। और जो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो उस टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ये जो केवीएस 2022-23 आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और हमने कुछ सीरीज़ चलाई है प्रैक्टिस सेट को लेकर के, आप उन वीडियोज़ को भी देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और वहाँ पर प्यार से आपको समझाया गया है चीज़ों को। ठीक, पेडागोजी को हम कवर कर रहे हैं। इस बात कर लेते हैं, हमने जो पहले जो क्लासेस ली हैं उसमें क्या क्या पढ़ा है। अगर हम पहले की बात करें तो हमने पहले कवर किया है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसको हमने कवर कर लिया है। हमने करीबन 2 से 3 क्लासेस में हमने इस यूनिट को कवर कर लिया है। और उसके बाद हमने यूनिट सेकंड, जो है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसको हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हमने इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इसको हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम इकोलॉजिकल मॉडल यूरी ब्रॉनफेन ब्रीनर को हम पढ़ेंगे। और आज की बात कर लेते हैं, हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक, पहले हमने ये चीज़ें देख ली हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद हमने कुछ हेरिडिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इसके बारे में जाना है। अ, फिर आज बात कर लेते हैं, हमने जो पिछली क्लास है हमारी क्लास 6, उसमें हमने इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, और कुछ जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की विकास की जो कुछ स्टेजेस हैं, जो अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। चाहे वो प्रीनेटल पीरियड हो, या फिर क्या हो सकता है, इन्फेंसी हो, या फिर चाइल्डहुड हो। ये सभी जो स्टेजेस हैं, अडोलेसेंस वगैरह, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। आ, पिछली वाली वीडियो में हमने प्रीनेटल पीरियड, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, उसके बारे में हमने जाना था। और कुछ इन्फेंसी पीरियड के बारे में भी देख लिया है हमने। और बात कर लेते हैं आज की, अर्ली चाइल्डहुड को भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं और अडोलेसेंस को भी। ठीक, बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है टॉपिक हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर के, उनको हम पढ़ेंगे। और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसको भी कुछ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको भी रिवीजन के तौर पे हम पढ़ेंगे। और जो क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो क्या होते हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक, और बात कर लेते हैं, ये लॉज ऑफ हेरिडिटी हैं, जिनके केवल आपको नाम ही याद रखने हैं, इनसे अंदर से पूछा नहीं जा सकता है। वैसे भी हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें और उनका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि हिंदी में अगर इसे कहा जाए, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, विकास के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कुछ 12 यहाँ पर हेडिंग्स दी गई हैं। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी एक तरीके का प्रिंसिपल है किसका, विकास का। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो सभी प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले प्रिंसिपल की। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है विकास का, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये कहता है कि जो हमारी विकास की प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक तरीके से कॉन्टिन्यूस चलती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, ये कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे सेल टू फुल बॉडी। मैंने आपको पहले बताया है, इन्फेंसी मतलब प्रीनेटल पीरियड के दौरान जो बच्चा क्या होता है, एक शेल होता है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक फुल ह्यूमन बॉडी में। इसमें फुल ह्यूमन बॉडी में। ठीक, बच्चा स्टार्टिंग में आपने जाना है, पहली क्लास में हमने जो बताया है कि एक बच्चा क्या होता है शुरुआती दौर में, जब एक मेल सेल्स और फीमेल सेल्स
फर्टिलाइज होकर के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जब जायगोट में फॉर्म होते हैं, और जायगोट फॉर्म होने के बाद जब एक तरीके से यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है वो जायगोट, तो एक सेल जो होता है वो बहुत सारे मल्टी मल्टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सभी जो है एम्ब्रियो बनते हैं, फिर उसके बाद फीटस हो जाता है। ठीक। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पॉइंट में तो सेल टू फुल बॉडी, मतलब इसमें तो केवल फिजिकल स्ट्रक्चर को ही दिखाया गया है, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट को ही दिखाया गया है कि जो मतलब फिजिकल एस्पेक्ट से जोड़कर बताया है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बट अगर हम आपको ये बताएं कि एक एक समय के बाद जो बच्चे की ग्रोथ होती है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है, वो एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक। और बट अगर बात करें अदर एस्पेक्ट्स की, क्योंकि फिजिकल के तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारा फिजिकल हो गया, मतलब हमारे डेवलपमेंट के तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया। ये जो सभी एस्पेक्ट्स हैं ये डेवलपमेंट के ही हैं। आ, और फिजिकल की बात करें, जो हमारी ग्रोथ की बात करें, तो ये एक समय के बाद रुक जाती है, बट अदर जो एस्पेक्ट्स हैं ये जो है ये चलते ही रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि वोम टू टोम जाते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक की अवस्था तक ये जो विकास की प्रक्रिया है इन एस्पेक्ट से जुड़ी हुई ये सभी चलती रहती है। ठीक। अगला पॉइंट कहता है वोम टू टोम, मतलब कहने का ये है कि जो इस पॉइंट में बताया है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, विकास की जो प्रोसेस है वो क्या है, वोम टू टोम चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक व्यक्ति का विकास तब से शुरू हो जाता है जब से व्यक्ति एक तरीके से प्रीनेटल पीरियड के दौरान, गर्भाधान के समय से लेकर के एक बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है, और वो कब तक चलता है, जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं जाता। कब तक, जब तक व्यक्ति कब्र में नहीं जाता, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब विकास की प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग है, एक जीवन पर्यंत चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। नेवर स्टॉप्स, ये कभी समाप्त नहीं होती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक। कुछ एस्पेक्ट्स रुक सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक समय के बाद जो है ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है। ठीक। बट डेवलपमेंट में एक ही एस्पेक्ट तो शामिल नहीं है, फिजिकल एस्पेक्ट, अन्य भी एस्पेक्ट शामिल हैं। जैसे अभी बताया, जब PCSC से आप याद रख सकते हैं, जो मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक। मॉडिफाइएबल, कहने का मतलब ये है, जो मॉडिफाइएबल, जो विकास है मॉडिफाइएबल है, मतलब इसमें जो है इसको मॉडिफाई तो किया जा सकता है, मतलब कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, बट चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब पूरा का पूरा नहीं बदला जा सकता, तो इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक। मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो ग्रोथ की और डेवलपमेंट की जो रेट है वो समान नहीं है। क्या, जो रेट है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की वो एक समान नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में चलता है, मतलब सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। आ, पहले सीक्वेंस कहने का मतलब है कि बच्चा जो है पहले क्या होगा, पहले जन्म लेगा, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या होगा, वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखेगा, कंट्रोल करने के बाद फिर वो क्या होगा, घुटनों के थ्रू चलना सीखेगा, घुटनों के थ्रू फिर उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद फिर चलना सीखेगा, चलने के बाद दौड़ना सीखेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट की जो है। ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो सब लोग हैं, हम सब जो व्यक्ति हैं समाज में, वो क्या है, वो अलग अलग हैं, सभी के अपने एस्पेक्ट्स हैं, सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सभी के अलग अलग गोल्स हैं। तो क्या है कि सभी जो है एक तरीके से यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, सभी जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर एक व्यक्ति में। कोई किसी काम को करने में अच्छा है, कोई किसी काम को करने में गलत है, कोई किसी चीज़ को बारे में किसी और तरीके से सोचता है, कोई उसी चीज़ के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर एक व्यक्ति है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में हर एक व्यक्ति से अलग होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है समाज में और एक दूसरे से। ठीक। बात कर लेते हैं अगला चौथा पॉइंट, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है, जो विकास का जो पैटर्न है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है।
क्या है, एक समान है। एक समान कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कुछ स्टेजेस बताई थी, जनरल स्टेजेस बताई थी। प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड के बाद इन्फेंसी, प्रीनेटल पीरियड के बाद तो न्यूनेट आता है जो जन्म से 14-15 दिन का समय होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फेंसी, और इन्फेंसी में ही इन्फेंसी में ही कवर कर लिया जाता है जो न्यूनेट का टाइम पीरियड है। बट न्यूनेट का अलग भी टाइम होता है, जैसे 14 से 15 दिन का जो होता है जन्म के बाद का। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये कहता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, जो बच्चे का विकास है एक पैटर्न में ही होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे बच्चा इंडियन हो, चाहे बच्चा नाइजीरियन हो, चाहे अंग्रेज हो, या फिर किसी का भी बच्चा हो। तो एक पैटर्न है विकास का, जो है एक पैटर्न है जो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चा जो है प्रीनेटल पीरियड में कदम रखेगा, फिर उसके बाद इन्फेंसी में, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में, फिर उसके बाद अडोलेसेंस में, फिर उसके बाद अडल्टहुड, फिर उस आगे की जो स्टेजेस है वो बढ़ती जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो समान ही रहता है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा अडोलेसेंस में हो जाएगा, मतलब पहले बड़ा बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद अडल्ट होएगा, फिर मतलब वयस्क बनेगा, फिर उसके बाद फिर से बूढ़ा हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि एक पैटर्न ही है जिसको वो फॉलो करेगा, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, यही सेम पैटर्न जो है फॉलो होगा। ठीक। हाँ, अगला पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्या, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो विकास की प्रक्रिया है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, मतलब सामान्य टू विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की तरफ आती है। जो बच्चा क्या करता है, एक बच्चे का जो विकास होता है, पहले क्या करता है, वो अपनी पूरी बॉडी के माध्यम से, अपनी पूरी बॉडी के माध्यम से चीज़ों को करना सीखता है। आ, फिर पहले अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद क्या है, अपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले बच्चा पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसके बाद जो है जब अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख जाएगा तो फिर उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं बॉडी के, उनको यूज़ करना सीखेगा। पूरी बॉडी मतलब पूरा शरीर, स्पेसिफिक पार्ट जैसे हाथ हो सकते हैं, उंगलियां हो सकती हैं, या फिर पैर हो सकते हैं, या फिर फुट हो सकते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफिक पार्ट में आ जाएंगी। आइज बॉल मतलब आँखों की जो पुतलियाँ वगैरह होती हैं उनको, पलकों को झपकाना, ठीक, आँखों को घुमाना, मूविंग करना, मतलब आँखों को, ये क्या है, ये स्पेसिफिक पार्ट्स है। और जनरल पूरी बॉडीज़ के थ्रू कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो जनरल एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगी। ठीक। मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट को हमने पहले ही समझा दिया है कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है। ठीक, क्या होता है, मतलब ग्रॉस टू फाइन कहने का मतलब ये है, ग्रॉस टू फाइन मतलब कि पहले तो बड़ी बड़ी मसल्स का विकास होगा बच्चे का, फिर उसके बाद छोटी मसल्स का विकास होगा। ठीक। पॉइंट 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्शंस एट ए टाइम। एक समय के साथ बच्चे का जो अलग अलग एक्शंस होते हैं वो एक समय के साथ उनमें समायोजन होना चालू हो जाता है, एक समय के साथ होता है। बट ठीक। अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब जो विकास के जो सभी पहलू हैं, विकास के जो सभी पहलू हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो सभी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी या फिर फिजिक ठीक है, या फिर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसके कॉग्निशन पर भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, वो सोशल में भी अच्छी तरीके से बिहेव करेगा और वो अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अगर एक एस्पेक्ट्स का प्रभाव दूसरे एस्पेक्ट पर भी पड़ेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक, अगर एक बच्चे का कॉग्निशन ठीक नहीं है, अगर वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इस इमोशंस का जो प्रभाव है वो सोशल पर भी पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा, और कॉग्निशन डेवलपमेंट भी पर भी पड़ेगा, और फिजिकल तो फिर उसका होगा ही होगा खराब। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे का फिजिक, उसको न्यूट्रिशन एक तरीके से प्रॉपर वे में दिया जा रहा है, तो इस प्रॉपर एक एस्पेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, अच्छे से उसके एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसका प्रभाव अदर एस्पेक्ट पर भी पड़ेगा। अगर आप फिजिक पर ध्यान दे रहे हैं या फिर कॉग्निशन पर ध्यान दे रहे हैं एक बच्चे की, तो उन सभी चीज़ों को भी प्रभावित करेगा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं एक बच्चे के, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिजिकल या फिर कॉग्निशन।
ठीक, या फिर इंटेलेक्चुअल या अन्य एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। पॉइंट 8 या फिर प्रिंसिपल, आठवां जो प्रिंसिपल है वो कहता है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, मतलब जो विकास है वो एक तरीके से अनुमानित होता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेडिक्टेबल है, क्या है? प्रेडिक्टेबल है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ये 8 आपको दिखाने होगा, एक सेकेंड। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल मतलब अनुमानित है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। एक बोल नहीं देते कि बचपन में ही बच्चे के जो कह देते हैं कुछ, जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि इसके तो पाँव पालने में, पूत के पाँव पालने में दिख जाना, इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। ठीक, अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास की क्या दिशाएं होती है, मतलब किस तरीके से विकास की जो दिशाएं हैं वो क्या होती हैं? सेफलोकॉडल और दूसरी क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है? सेफलोकॉडल और दूसरी क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। बात करें सेफलोकॉडल की हिंदी क्या होती है? स्रोत पदोन्मुखी होती है हिंदी इसकी सेफलोकॉडल की। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो इसका होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास, इसे कहते हैं हिंदी में समीपस्थ दूरस्थ विकास। सेफलोकॉडल में जो विकास की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है सेफलोकॉडल में हेड टू टॉय जाती है। हेड टू टॉय कहने का मतलब है कि बच्चा क्या करता है, सेफलोकॉडल में, सेफलोकॉडल की प्रोसेस जो है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें क्या करता है बच्चा, पहले अपने हेड को सँभालना सीखेगा। पहले जो है अपने हेड पर कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद जो नीचे के बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब हेड है, मान के चलिए ये हो गया हेड बच्चे का, ये हेड हो गया, उसके बाद ये नीचे के अदर बॉडी पार्ट है। तो पहले बच्चा क्या क्या करेगा, इसको इसको कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसके बाद नीचे के अदर पार्ट्स को, फिर उसके बाद अन्य नीचे के पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। तो कहने का मतलब है जो सेफलोकॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, डायरेक्शन है जो है सेफलोकॉडल, उसमें सेफलोकॉडल में क्या करेगा, पहले बच्चे का जो कंट्रोल होगा पहले हेड पर होगा, मतलब सिर पर होगा, फिर उसके बाद नीचे के बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल करेगा वो। ठीक, अगर बात करें हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की, अगर बात हम करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास की जो डायरेक्शन होती है, बच्चे की जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, सेंटर टू पेरीफेरी होती है। क्या होती है? सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब केंद्र से बाहरी तरफ की ओर, केंद्र से बाहरी तरफ की ओर। अगर हम इस पेन को देखें, मान के चले इसका जो सेंटर पार्ट है वो ये है, ठीक, ये है। तो पहले बच्चा क्या करेगा, पहले इस पार्ट पर कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? पहले बच्चा, एक मान के चलिए ये बच्चा है और बच्चे का ये पेट है और ये अदर पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हाथ आ गए, ये दोनों हाथ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चा अपने पूरे कंट्रोल करेगा कहाँ पर? सेंटर में। फिर उसके बाद बाहरी तरफ की तरफ जो है कंट्रोल करना सीखेगा। और कंट्रोल मतलब बाहर की तरफ को कंट्रोल करना सीखेगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, बच्चे का जो विकास की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर टू पेरीफेरी जाती है। पहले बच्चा सेंटर को कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद जो है अदर चीज़ों पर कंट्रोल करना सीखेगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, 10th पॉइंट की, मतलब 10th प्रिंसिपल की। डेवलपमेंट इज स्पायरल एंड नॉट लीनियर, मतलब जो विकास है वो सीधा सीधा नहीं चलता है, एक स्पायरल है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है एक जटिल प्रक्रिया है, सीधा सीधा नहीं चलता है। ठीक, 11 की बात करें, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल, क्लिनिकल नहीं है, क्रिटिकल है या इम्पोर्टेंट है, देन लेटर, मतलब मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जो शुरुआती दौर का जो टाइम पीरियड होता है एक बच्चे के लिए, वो एक रेडिकल होता है, मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर मतलब जो नियोनेट की अवस्था मैंने आपको बताई थी, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से 14 या 15 दिन का जो 14 या 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो नियोनेट की अवस्था कहलाती है। मतलब नियोनेट मतलब नवजात शिशु। तो नवजात शिशु के लिए जो 14-15 दिन जो होते हैं, ये एनवायरनमेंट में आसानी से समायोजन नहीं कर पाता है, मतलब उसको सहन नहीं कर पाता है। और इसी कारण बच्चे को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसकी ज़्यादा देखभाल रखनी पड़ती है नियोनेट की अवस्था में। क्योंकि इस समय बच्चा जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, समायोजन नहीं कर पाता वातावरण के साथ आसानी से। तो ये क्रिटिकल पीरियड बताया गया है, अर्ली डेवलपमेंट मतलब जो शुरुआती दौर होता है। और इसी एज में जो नियोनेट की अवस्था में मैंने आपको बताई थी कि जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है शिशु की, मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो डेथ वो उसी टाइम पीरियड के दौरान होती है, नियोनेट की अवस्था में ही। क्योंकि बच्चा जो है उस समय एनवायरनमेंट में अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए जो है वो एनवायरनमेंट नया नया होता है।
तो जो अर्ली डेवलप ये लाइन यही कहती है कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल और मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर। अगर आपने बच्चे के जो केयर अच्छे से की है तो उसको समायोजन करने में कठिनाई नहीं होगी। अगर आप बच्चे को अच्छे से नहीं संभालते हो, अच्छे से केयर नहीं करते हो, तो वो क्या होगा, एक तरीके से समायोजन नहीं कर पाएगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, देन लेटर अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। शुरुआती दौर में ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है और बाद का जो है वो कम होता है मुकाबले टू पहले के। ठीक, 12th क्या कहता है, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो है एक परिणाम है, एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, किस किस का, मैचुरेशन और लर्निंग का। मैचुरेशन किससे जुड़ी हुई है ज़्यादा, हेरिडिटी से। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, अपना वंशानुक्रम, मतलब जो गुण, जो क्वालिटीज़ हमें अपने माँ बाप से मिले हैं, या फिर जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं अपने एक माँ बाप के एक बच्चे में। लर्निंग, बच्चा एनवायरनमेंट में रहकर सीखता है, अपने वातावरण के साथ सीखता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से सीखे, चाहे सोशल से सीखे, मतलब समाज से सीखे, या टीचर हो, या फिर अन्य चीज़ें, नेबरहुड हो सकता है, बचपन हो सकता है, सहपाठी लोग हो सकते हैं। ये जो है, ये सभी जो एक्सपीरियंसेस है, जो लर्निंग है, बच्चा कहाँ से सीखता है, मतलब लर्निंग जो है कहाँ से होती है, एनवायरनमेंट से होती है। और जो हेरिडिटी है, वो किससे ज़्यादा रिलेट करती है, मैचुरेशन से। मतलब जो परिपक्वता आती है एक बच्चे में, वो हेरिडिटी से जुड़ी हुई है। और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है और जो सीखना सिखाना है, वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, बात कर लेते हैं आगे की। आगे क्या कहता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण। हेरिडिटी को हमने पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब वो सभी गुण, वो सभी चीज़ें जो हमें अपने माँ बाप से मिली हैं, क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है, मतलब आनुवंशिकता कहलाती है। वो सभी चीज़ें, वो सभी फिजिकल स्ट्रक्चर, वो सभी गुण, वो जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो हेरिडिटी है। स्टैटिक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हेरिडिटी होती है क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये स्टैटिक है, मतलब इसमें चेंज लाना संभव नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आइज कलर, मतलब आंखों का कलर हो गया, वॉइस हमारी वॉइस हो गई, हेयर टाइप हमारे बालों का टाइप हो गया, हमारी हाइट होगी, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये सब जो चीज़ें हैं किससे जुड़ी हुई हैं, आनुवंशिकता से जुड़ी हुई हैं, हेरिडिटी से जुड़ी हुई हैं। हमारा नर्वस सिस्टम भी किससे जुड़ा हुआ है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे हाथ पाँव, हमारे बाल, हमारे आँख, हमारा नाक, हमारी मुँह, सभी जो चीज़ें हैं ये किससे जुड़ी हुई है, हेरिडिटी से जुड़ी है। ये जो सभी चीज़ें हैं हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होकर हमें अपने माँ बाप से मिलती है। किससे मिलती है, हमें अपने माता पिता से मिलती है। इंटेलिजेंस भी हेरिडिटी से जुड़ी है, हमारी बुद्धिमत्ता भी इंटेलिजेंस से, मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से ही जुड़ी हुई है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। मतलब जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, वो एक बच्चे के विकास के लिए, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के विकास के लिए एक आधार प्रदान करती है, ताकि जो फ्यूचर में बच्चा जो है एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से समायोजन कर पाए, समाज में रह पाए, समाज के सोशल वैल्यूज़ को, कल्चर को क्या कर सके, एक तरीके से अडॉप्ट कर पाए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए। ये जो है हेरिडिटी इन सभी के लिए एक बेस प्रदान करती है। इन्वायरमेंट में अच्छे से समायोजन करने के लिए हेरिडिटी जो है एक बेस प्रदान करती है ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए। ठीक, हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बॉर्न विद। हेरिडिटी वो सब कुछ है, आनुवंशिकता वो सब कुछ है जिसके साथ एक बच्चा जन्म लेता है। तो आप सभी लगा सकते हैं अनुमान कि बच्चा किस किस चीज़ के साथ जन्म लेता है। आ, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ। ये सभी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक, हेरिडिटी डिसाइड्स हाउ फार वी कैन गो। हेरिडिटी ये डिसाइड करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉसेस फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवियम। द फर्टिलाइज एग इज नोन एज जायगोट। इसको दोबारा देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स causes fertilization of the ovum. The fertilized egg is known as zygote. कहने का मतलब यहाँ ये है कि कॉन्सेप्शन के टाइम पीरियड के दौरान, गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान, आ, एक होता है मेल सेल्स
एक होते हैं मेल सेल्स और दूसरे होते हैं फीमेल सेल्स। मेल सेल्स को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। और फीमेल सेल्स को एग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग कहा जाता है फीमेल सेल्स को। और मेल सेल्स को क्या कहा जाता है, स्पर्म सेल्स कहा जाता है। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जब ये दोनों आपस में मिलकर इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो ये जायगोट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, जायगोट फॉर्म होता है इनसे, जिसको मतलब फर्टिलाइजेशन एग, एक फर्टिलाइज्ड एग क्या कहा जाता है, इसको जायगोट कहा जाता है। यूनियन ये कहा गया है ना यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल, मतलब यूनियन मतलब यूनिटी, मतलब एक जब एक हो जाते हैं मेल सेल्स और फीमेल सेल्स, और जब उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो ये क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक, जायगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, जीन्स ट्रांसफर्ड थ्रू। जायगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इनके पेयर्स की बात करें, मतलब पेयर्स मतलब जोड़ा, अगर इनके पेयर्स की बात करें तो जोड़ा 23 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं। मतलब एक बच्चे में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, किनके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। मतलब वही चीज़, जीन्स मतलब जो अपने, जो एक माँ बाप के गुण होते हैं वो बच्चे में जाते हैं जीन्स के थ्रू। ठीक, तो जायगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। जायगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर्स में इनको देखा जाए तो ये 23 पेयर्स होते हैं। ठीक, 23 पेयर्स में 22 सेम पेयर्स और ऑटोजोम्स, मतलब जो 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको 20, वो अगर उन्हें पेयर्स में कन्वर्ट करें तो ये 23 पेयर्स हो गए। उन इन 23 पेयर्स में, इन 23 जोड़ों में क्या होता है, 22 जो होते हैं वो सेम पेयर होते हैं। 22 जो होते हैं वो सेम पेयर होते हैं। 22 सेम पेयर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोजोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोजोम्स कहा जाता है। अगर इन टर्म्स को आप इंग्लिश में ही याद करेंगे तो ये बेटर होगा। क्या होगा, ये सही होगा। ठीक, मतलब 23 पेयर्स में 22 सेम पेयर्स होते हैं, जिन्हें ऑटोजोम्स कहा जाता है। और 23rd जो पेयर होता है, मतलब जो 23वां पेयर होता है, उसे क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम्स। उसे क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम्स, या फिर इसे हेटेरोजोम्स भी कहा जाता है। आज ये जो 23वां पेयर होता है, ये ही बच्चे का सेक्स निर्धारण करता है, बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, कि बच्चा जो होगा, बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। ये 23वां पेयर ही, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यही बच्चे का लिंग निर्धारण करता है कि बच्चा जो है फीमेल होगा या फिर मेल होगा। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। फीमेल, मैंने आपको बताया है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल की बात करें तो मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो बच्चे का रिजल्ट क्या होता है, वो गर्ल होती है, मतलब एक लड़की पैदा होती है। ठीक, अगर मिलते हैं एक्स वाई, क्या होता है, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो क्या होता है, बेबी बॉय पैदा होता है। बच्चा, बेबी बॉय मतलब एक लड़का पैदा होता है। मान करके चलिए, फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स भी एक्स 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 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मान कर चलिए, फीमेल तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र कर सकती है, और मेल एक्स या वाई ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर फीमेल से एक्स एक्स एक एक्स क्रोमोसोम आया और मेल से एक्स क्रोमोसोम्स आया, तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। अगर फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आया, क्योंकि वो तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र कर सकती है, और मेल से अगर वाई क्रोमोसोम आया तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। ये जो हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि जो एक लड़के का जन्म केवल लड़की पर ही बेस्ड होता है, कि लड़कियों में कमी बताई दी जाती है, ऐसा नहीं है। ये जो बेस्ड होता है, मेन जो बेस्ड होता है, मतलब ये जो आधारित होता है, किस पर होता है, एक पुरुष पर आधारित होता है। ठीक, बच्चे का मतलब एक लड़के का जन्म किस पर आधारित होता है, एक मेल पर आधारित होता है। हमारे समाज में धारणाएं बनाई हुई हैं कि जो एक लड़की में कुछ कमी होगी, ठीक, तो अगर वो कमी होती है तो वो मेल में होती है। ठीक, हमने यहाँ पर बता दिया कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल्स में होते हैं और मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, एक्स एक्स क्रोमोसोम मिले तो बेबी गर्ल होगा, बेबी गर्ल होगी, मतलब अगर एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे तो बेबी बॉय होगी, मतलब लड़का होगा। ठीक, लड़का बच्चा होगा, मतलब बच्चा वही जो भी है। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, क्या, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस
और क्या, फ्रेटर्नल ट्विंस। कौन से, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस का मतलब है जुड़वा बच्चे, क्या, जुड़वा बच्चे। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, बात कर लेते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की और फ्रेटर्नल ट्विंस की। तो आइडेंटिकल ट्विंस का जो सेक्स होता है, मतलब जो लिंग होता है वो सेम ही होता है। या तो ये दोनों लड़के होंगे, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, वो या तो लड़के ही होंगे या फिर दोनों लड़की ही होंगे। क्या, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो या तो लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़की हो सकते हैं। अगर फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें तो ये फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो या तो लड़की दोनों हो सकते हैं, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं, या फिर एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। क्या, ये कुछ भी हो सकता है। बट आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो सेम सेक्स के ही होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां ही होंगी। ठीक, आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस को हम मैं एक अलग कॉपी में इसके नोट्स बनाए हैं, जो मेरी अलग सीडीपी की नोट्स वाली बुक है, उसमें देख लेते हैं कि होते क्या है। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, ऐसे बच्चों का जन्म, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस का जो जन्म है वो माँ के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है, और कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारणवश दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को जन्म देता है। ऐसे बच्चे या तो दोनों लड़के या फिर दोनों लड़की हो सकती हैं। क्या, ऐसे बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं या तो केवल लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां ही हो सकती हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे बच्चों का जन्म माँ के एक अंडाणु, याद रखना कि माँ के केवल एक ही अंडाणु, मतलब माँ के एक ही एग के द्वारा गर्भित होने के फलस्वरूप होते हैं, और कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारणवश दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को जन्म देता है। और ऐसे बच्चे या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़की हो सकती हैं। बात कर लेते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल ट्विंस, हिंदी इसकी द्वियुग्मनज है, द्वियुग्मनज बच्चे। फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब ऐसे बच्चों का जन्म माँ के दो अंडाणु और एक ही साथ पिता के, माँ के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। क्या, ऐसे बच्चों का जन्म माँ के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाने के कारण ऐसे बच्चों का जन्म होता है, तो फ्रेटर्नल ट्विंस पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, या तो एक लड़का एक लड़की, या फिर दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की हो सकते हैं। ठीक, यहाँ हमने समझाते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। ठीक, हाँ देख लेते हैं यहाँ भी, आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड सेम पर्सन। ठीक, सेम सेक्स होता है इनका, मतलब दोनों लड़के या फिर दोनों लड़कियां ही होंगी, दोनों लड़के या फिर दोनों लड़कियां होंगी। अगर बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म। मैंने वहाँ आइडेंटिकल ट्विन बताया कि माँ के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है इन बच्चों का जन्म, और फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब माँ के दो अंडाणु और पिता के दो अलग अलग शुक्राणु, इन दोनों के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है इनका जन्म। तो ऐसे बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक लड़का या एक लड़की हो सकते हैं, और या फिर दोनों लड़के ही हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां ही हो सकते हैं। ठीक, जुड़वा बच्चों की हमने बात कर ली यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर दिया है कुछ अलग इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, इसमें हम चेंज ला सकते हैं। मानकर चलिए जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा इन्वायरमेंट, हम पहले गांव में रहते थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद हम शहर में आ गए तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। गांव में कुछ अलग तरह के वैल्यूज़ थी, कुछ अलग तरह का कल्चर फॉलो होता था, बट शहर में कुछ अलग तरह का कल्चर फॉलो हो रहा है। वहाँ पर कुछ अलग तरह के लोग थे, और यहाँ शहर में कुछ अलग तरह के लोग हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट जो है हमारा, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है वो क्या है, चेंजेबल है, एक तरीके से चेंज किया जा सकता है, गतिशील है। डायनामिक मतलब गतिशील है। हाँ, इन्वायरमेंट में शामिल क्या है, एजुकेशन हो गया, मतलब हमारी जो शिक्षा है वो सभी इन्वायरमेंट में, स्कूल, टीचर्स या फिर हमारा नेबरहुड, ये सभी क्या है, ये हमारे जो है इन्वायरमेंट में ही शामिल है। मतलब हाँ, जो चीज़ें हमें आसपास के हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं वो इन्वायरमेंट में शामिल है। बट हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी वो सभी चीज़ें हैं जो हमें अपने माँ बाप से जीन्स ट्रांसफ़र के थ्रू मिली हैं, मतलब जीन्स के ट्रांसफ़र होने से हम एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलती हैं। ठीक, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल आस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट में
जो हमारे आसपास के सभी पहलू होते हैं उनको शामिल किया गया है। क्या कंसिस्ट वेरियस फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इमोशनल। मतलब ये सभी फोर्सेस, ये सभी बल, ये सभी क्रियाएं, चाहे वो फिजिकल से जुड़ी हो, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हो, सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हो, मैरल मोरल हो मतलब नैतिक हो, इकोनॉमिकल आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो कल्चरल हो, क्या इमोशनल हो। फिजिकल मतलब शारीरिक, सोशल मतलब सामाजिक, मोरल मतलब नैतिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और कल्चरल सांस्कृतिक, और इमोशनल मतलब सांवेगिक। ये सभी जो चीज़ें हैं ये किस में है, इन्वायरमेंट में शामिल है। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में शामिल नहीं, मतलब कहने का मतलब इन सभी चीज़ों पर एक फोर्स डालती है, एक बल डालती है। ठीक। द टीचर शुड प्रोवाइड कंड्यूसिव बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट। एक बच्चे को जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए एक टीचर के माध्यम से, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। मतलब ऐसा वातावरण बच्चे के लिए पैदा करे वहाँ पर कि पैदा नहीं, ऐसा प्रोवाइड कराए, ऐसा उपलब्ध वातावरण कराए कि जिसमें बच्चा अपना विकास आसानी से कर सके, उन सभी चीज़ों को सीख सके, उन सभी चीज़ों को फॉलो कर सके जो उसके विकास के लिए लाभदायक है। ठीक। मतलब कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कराए या फिर समाज में रह कर के उसे किस तरीके से रहना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताए। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए बच्चे को जिसमें रहकर वो अपना विकास के लक्ष्य को पूरा कर सके। ठीक। नेचर वर्सेस नेचर, प्रकृति एवं पोषण। ये जो नेचर मतलब यहाँ पर हेरिडिटी से लगाया है, नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर पोषण मतलब इन्वायरमेंट। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस प्रदान करती है एक बच्चे को इन्वायरमेंट में रहने के लिए। और जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से बच्चा लाइफ लॉन्ग क्या करता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। ठीक। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब विकास जो है एक बच्चा जो है इन दोनों का ही तो उत्पाद है, मतलब हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। वुडवर्थ कहते हैं बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मतलब नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर इन्वायरमेंट, ये जो दोनों हैं ये एसेंशियली आवश्यक है। दोनों ही किससे, एक बच्चे के विकास के मतलब विकास के पर्पज से। ठीक। बात कर लेते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी। इनको आप समझना चाहें तो आप मतलब ये जो है इनके केवल नाम ही पूछे जाएंगे। मतलब ये अगर हम देखें तो ये बायोलॉजी में चले जाएंगे, मतलब साइंस में चले जाएंगे, ये साइंस की तरफ ले जाते हैं, बट इनके नाम आपको याद रखने चाहिए ज़रूर। क्या लॉज ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी के जो फादर हैं उन्हें, वो कौन है, वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। क्या है, जॉन ग्रेगर मेंडल जो है हेरिडिटी के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने जो है तीन लॉज बनाए हैं हेरिडिटी को लेकर के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और लॉ है जिसके बारे में हम अपने अपनी क्लास नोट्स बुक के माध्यम से देखेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको आप याद रखना। ये केवल नाम के थ्रू पूछे जा सकते हैं आपसे, हालांकि इनके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस वो एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ आपको। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वो होता है, मानकर चलिए कि एक बच्चे के पिताजी की हाइट वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, और एक माँ की हाइट और उसी बच्चे की माँ की हाइट क्या थी, कम थी। बट बच्चे की हाइट क्या हुई, वो लंबा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जीन्स तो दोनों के ट्रांसफर हुए बच्चे में, बट डोमिनेंस किसका था, मतलब प्रभुत्व किसका था, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाला बच्चे पर वो माँ बाप, मतलब बाप की हाइट बड़ी थी। तो वो जो है डोमिनेंस है, मतलब एक तरीके से दिख रही है उसकी हाइट, मतलब डोमिनेंस किसका रहा, प्रभुत्व किसका रहा, वो आ, पिता के पिता के उसका पिता के जीन्स का। तो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं जो डोमिनेंट है वो क्या है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंट बताया है किसने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। इनको आप याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको नेट से देखकर पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, और आगे जो है हम आगे कवर करेंगे इकोलॉजिकल मॉडल यूरी ब्रॉन फैन ब्रीनर। हम इसको जो है अलग इसके बाद पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम क्या करेंगे, प्याजे की थ्योरी को देखेंगे, प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। फिर उसके बाद क्या है, हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का जो
थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल मॉडल, यूरी ब्राउन फेनब्रिनर, क्योंकि ये जो प्याजे की थ्योरी है, प्याजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इन तीनों की जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बन ही सकता है, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्स में देखने को मिलता है ज़रूर। तो सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे, प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद वाइगोस्की, फिर उसके बाद कोहलबर्ग का। और इस यूनिट को ख़त्म करने के पश्चात हम क्या करेंगे, हम जो है हम NCF को पढ़ाएंगे। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम वहाँ पर कवर करेंगे, और राइट टू एजुकेशन को वहाँ पर हम देखेंगे। तो क्या है, ये सभी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे, जो जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवीस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उनका नोटिफिकेशन, हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें, मतलब उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।